हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपके साथ रचित। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो हमने पहले दो वीडियो बना लिए हैं और उसमें हमने कुछ कुछ टॉपिक्स देखे हैं पॉलिटी की शुरुआत से, जो भी लक्ष्मीकांत में आपके दिए हुए हैं। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 22 आपके कुछ चैप्टर्स के, जैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन सब के। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, ये चैप्टर जो है आपके लक्ष्मीकांत में ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इससे तीन सवाल पूछे गए हैं, बट ठीक है, 2 पेज का ही या 3 पेज का चैप्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविजन जो दे रखा है वो दे रखा है आर्टिकल 368 में। 368 में बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तीन तरह से अमेंड किया जा सकता है। एक सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी से, और एक आपका है वो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस यहाँ पर चाहिए कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, आधे स्टेट का कंसेंट चाहिए। तो अगर आपको फेडरल प्रोविजन को अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन के, फॉर एग्जांपल अगर आपको सेवन शेड्यूल क्या है, जिसमें कि दे रखा है कि किसके पास क्या क्या पावर है, यूनियन की पावर क्या है, स्टेट की पावर क्या है। तो ये सारी पावर दे रखी है ना। तो अगर आपको कोई भी फेडरल प्रोविजन को अमेंड करना है, तो आपको क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट मतलब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा में भी आपको चाहिए मेजोरिटी। ठीक है, प्लस राज्यसभा में भी चाहिए। यहाँ पर कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होती है। ठीक है, और उसके अलावा आपको इसको पास करवाना पड़ेगा हाफ ऑफ द स्टेट से, मतलब जितने भी स्टेट है इंडिया में, उनमें से आधे स्टेट की लेजिस्लेचर को भी अपना कंसेंट देना पड़ेगा। फिर होते हैं कुछ सिंपल मेजोरिटी से। तो जो भी प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल आपको नया स्टेट बनाना है या किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, तो वो सारे क्या सिंपल मेजोरिटी से आप उनको अमेंड कर सकते हो उस प्रोविजन को, बट दे आर नॉट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। देन आता है स्पेशल। तो स्पेशल में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी वाले में आपको फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट अमेंड करने हैं या फिर डीपीएसपी अमेंड करने हैं, तो इसमें क्या चाहिए आपको? स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो भी, अगर आपके सिंपल और हाफ लेजिस्लेचर वाले में नहीं है, तो इन तीनों में से इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो प्रोविजन बहुत आसान है इसमें। अगर आप देखोगे किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस कराओ, फॉर एग्जांपल लोकसभा और राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस करा, बिल इंट्रोड्यूस कराने के बाद उस पर डिस्कशन होगा, उसको इंडिविजुअली हाउस पास करेगा, और हाउस जब पास करेगा इंडिविजुअली, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस इसमें होना चाहिए 50% से ज़्यादा, मतलब 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा, प्लस 2/3 जो कि प्रेजेंट है, क्योंकि होता क्या है अपने पास, अगर 545 एमपीज है, तो उसमें से कई बार होता है 400 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें कितने चाहिए? या दोनों में से कुछ तो चाहिए। दोनों में से क्या चाहिए? या तो 400 में से 2/3 दे दे कंसेंट, प्लस ये जो 2/3 है 400 का, इट शुड बी 50% से ज्यादा। ठीक है, 50% कितना होता है 545 का? 50% मतलब 273। तो मिनिमम 273 का तो कंसेंट लगेगा ही लगेगा। और जब ये बिल पास होके जाता है प्रेसिडेंट के पास, यहाँ पर कोई जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पर बिल में कंसेंट देनी ही पड़ती है। प्रेसिडेंट उस बिल को नहीं रोक सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकते। ठीक है, केवल कौन कर सकता है? केवल पार्लियामेंट। तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पर। अब ये इतनी सी अगर आपको नॉलेज है इस चैप्टर की, कौन अमेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकता, प्लस कितनी वोटिंग चाहिए, तो आपके तीनों सवाल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। पहला, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा ओनली। गलत। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो सकता है। फिर इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू चेंज द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें इट शुड बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट। नहीं भाई, कौन कितने थे? हाफ। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि दोनों ही ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, तो नाइदर वन और नोर टू। द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये 44th अमेंडमेंट अगर आपको याद है, 42 के बाद आया था, 1978 में आया था 44। कैसे याद रखता हूँ मैं? 4 + 4 कितना होता है? 8। तो कब आया? 1978 में।
तो ये कहता है 44th अमेंडमेंट जो है वो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसको बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया था। नहीं है ये, दिस वॉज 39th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट में मेजोरिटी, मेजर क्या हुआ था एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 99th अमेंडमेंट बहुत न्यूज में था। कब था न्यूज में? 2016 में, उससे भी पहले 2015 में भी चल रहा था। ठीक है, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू ही की थी। और तब 99th अमेंडमेंट काफी न्यूज में था। तो यूपीएससी 4-5 साल के भी कई बार करंट अफेयर पूछ लेता है क्योंकि इंपॉर्टेंट था। तो एनजेईसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बात चली थी, जहां पर कुछ मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव के, जो कि प्लस कुछ मेंबर होंगे जुडिशरी के, और जो जजेस को इलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात चल रही थी, तो जुडिशरी ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, एनजेसी की क्या प्रॉब्लम थी अभी भी न्यूज में है, तो आपको याद रखना है। तो एक फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो आंसर वुड बी बी। देन आता है 2022 में, अभी रिसेंटली, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने बता दिया था कि प्रेसिडेंट की कोई कंसेंट यहाँ पर नहीं चाहिए होती है, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। तो प्रेसिडेंट की कंसेंट या कहाँ चाहिए होती है, कहाँ चाहिए होती है? एक तो आर्टिकल 301 है, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रोहिबिट करे। ठीक है, दूसरा होता है अगर आपका कोई फाइनेंस बिल है जिसमें कि टैक्सेशन के बारे में बात करे, या फिर कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में है ना, उसमें से खर्च करने की बात हो, तब प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। या फिर आपको किसी स्टेट की नेम या बाउंड्री बदलनी है, तो इन चार कंडीशन में प्रेसिडेंट की कंसेंट लगती है, ना कि किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में। पहला गलत होती है, आंसर वुड बी डायरेक्टली बी। तो स्टेटमेंट पढ़ो भी मत। तो नेक्स्ट आता है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बिल इज अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट को देते तो ऑब्लिगेटरी है, बिल्कुल, ये पढ़ा था अभी हमने। बोथ हाउसेस से पास होना चाहिए और जॉइंट सीटिंग नहीं होती, ये भी सही बात है। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर में से सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिया, आप सॉल्यूशन पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डिबेट है बेसिक स्ट्रक्चर की, ये जो डिबेट है कहाँ से शुरू हुई? शंकरी प्रसाद केस से, 1951 में। ठीक है, 1951 में डिबेट शुरू हुई, और उसके बाद ये सेटल कहाँ पर हुई? मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, तो इसमें क्या था बेसिकली, शंकरी प्रसाद केस में फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पार्लियामेंट में कुछ चीज़ों को अमेंड किया था, कुछ पार्ट को अमेंड किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में बोला कि हाँ, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड इट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आर्टिकल 13 में बोलता है, आर्टिकल 13 देखना आप, कि पार्लियामेंट जो लॉ को अमेंड कर सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकर प्रसाद केस में कहा कि हाँ, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन गोलकनाथ केस होता है 1967 में। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं भाई, पार्लियामेंट की कोई पावर तो है बहुत सारी, लेकिन उसकी कोई पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो उस टाइम 24th अमेंडमेंट आता है, 1971 आई थिंक, एक बार चेक कर लेना। तो उसमें पार्लियामेंट कहती है नहीं भाई, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है जो इसका मन करेगा। ठीक है, एक बात याद रखना, हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, वो कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सोवरेन, दैट कैन अमेंड एनीथिंग। ठीक है, इट्स कॉमनली सेड कि ब्रिटिश पार्लियामेंट केवल एक मेल को फीमेल नहीं बना सकती, अदरवाइज वो सब कुछ कर सकती है। तो 24th अमेंडमेंट की बात हो रही थी यहाँ पर। तो पार्लियामेंट रिएक्टिव में बोलती, रिएक्शन में, कि कुछ भी हम अमेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद नहीं, उसके बाद आता है अपना केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, अभी 24 अप्रैल को ही आया था। ठीक है, कितने साल हो गए? 40 साल हो गए भाई। अभी 24 अप्रैल को ही निकला था, 40 साल हो गए इसके। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट लाती है एक डॉक्ट्रिन, इट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कुछ भी अमेंड करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसको अमेंड नहीं कर सकते? बेसिक स्ट्रक्चर को। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डॉक्ट्रिन ले आई, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है?
कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको इवन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड। ठीक है, तो पार्लियामेंट नाराज हो जाती है और फिर 42nd अमेंडमेंट लेके आती है कि नहीं भाई, ऐसा कैसे, हम तो कुछ भी अमेंड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल केस 1976 की बात है, फिर उसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं भाई, यू कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर। अगेन वो रिट्रेट करती है अपनी पोजीशन। तो और बोलती है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। फिर आता है, ये 1980s की बात है, फिर आता है 1990s में वमन राव केस। वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो है वो 24 अप्रैल 1973 के बाद से ही लागू होगी। तो ये डिबेट आपको मेंस के लिए भी याद रखनी है। शंकरी प्रसाद केस 1967, गोलकनाथ, देन थर्ड, ये पूरा लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। 24th अमेंडमेंट एक्ट, चौथा केशवानंद भारती केस, पांचवा 42nd अमेंडमेंट, देन छठा मिनर्वा मिल्स केस, सातवां वमन राव केस। ठीक है, तो अब छोड़ते हैं, इस सबको छोड़ते हुए हम अपना सवाल देखते हैं। ठीक है भाई, तो सवाल क्या था? सवाल क्या था भाई? सवाल ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेसी है। हाँ बिल्कुल, बेसिक स्ट्रक्चर ये है। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है? नहीं बोलता। कौन बोलता है? अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साहब बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। देन सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू। यार देखो, इसमें कई जगह लोगों को हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का एक्सक्लूसिव प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 226 में है, क्योंकि ये पावर देता है ना सुप्रीम कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है या हाई कोर्ट को पावर देता है। ठीक है, कि कुछ भी राइट अगेंस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो इस तरह की पावर दे रखी है। लेकिन ये है कि जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा। इसलिए कई कोचिंग्स ने इसको सही माना था, लेकिन यूपीएससी ने जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है डी। ठीक है, तो यूपीएससी लिख रहे हो तो यूपीएससी की बात माननी पड़ेगी, जो भी यूपीएससी बोल रहा है। ठीक है, देन अगला चैप्टर आता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब किस तरह की गवर्नमेंट होती है। एक तो होती है पार्लियामेंट्री और एक होता है प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इंडिया में फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम मतलब यूएसए वाले फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उस पे है ये चैप्टर, किस तरह की गवर्नमेंट होती है, उसकी किस तरह की पावर होती है। ठीक है, फिर इसमें आता है फेडरल एंड यूनिटरी। तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है इनके पास और इसमें पावर डिवाइड की गई है सेंटर में एज वेल एज स्टेट में। तो स्टेट जो है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से, ना कि सेंटर से। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? जहाँ पर स्टेट अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करते हैं? कहाँ से डिराइव करेंगे? सेंटर से। तो ब्रिटेन में ये फॉलो करते हैं हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया में फॉलो होती है अपनी फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या है? तो आपको फीचर्स कुछ कुछ पता होने चाहिए। क्या क्या है फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट के? तो फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न है फेडरल गवर्नमेंट में, और कॉन्स्टिट्यूशन ही 7th शेड्यूल में सबको पावर दे रखी है ना, दे रखी है। देन दूसरा फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है इंडिया की वो है इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लो जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर पार्लियामेंट के अगेंस्ट कुछ गलत डिसीजन दे दिया और पार्लियामेंट ने जजेस की सैलरी काट ली, नहीं होता ऐसा। जुडिशरी इज क्वाइट इंडिपेंडेंट। देन आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है वो रिजिड है, उसको स्टेट वगैरह चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर सेंटर अपने मन मुताबिक चेंज नहीं कर सकती। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, देन सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कोस्ट, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सर्वे सर्वा है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कुछ प्रोविजंस जो दे रखे हैं वो फेडरलिज्म में दे रखे हैं। तो कौन सा फीचर, पहला सवाल देखते हैं, कौन सा फीचर नहीं है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो फेडरल फीचर है। पावर आर क्लियरली डिवाइडेड बाय द बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बताया था अभी, है ये तो। ठीक है ना, द फेडरल जो भी है राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी सही बात है। ठीक है, कश्मीर का अलग है। अगर राजस्थान के देखोगे तो एमपीज कितने हैं, 10 है, यूपी के कुछ अलग है। तो इस तरह से सब जगह अलग अलग है।
इट इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट। इंडिया का जो फेडरेशन है, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काफी सारे यूनिट्स जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सब आपस में आए और उन्होंने फेडरेशन बनाया, नहीं। यहाँ पर पहले यूनियन बना, फिर हमने स्टेट्स उसमें डिवाइड किया। देन अगला सवाल, तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी डी। देन सेकंड क्वेश्चन है आपके, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, एनी लॉ, और फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो इसमें क्या स्टेट की कंसेंट चाहिए? नहीं चाहिए। तो कुछ पांच आपके एक्सेप्शन लिख रखे जहां पर पार्लियामेंट को अगर लॉ बनाना है तो उसको स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए। तो वो पांच कौन कौन से है? तो एक या दो मैं बता देता हूँ आपको, तीन आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है। तो पहला तो है इंटरनेशनल ट्रीटीज। अगर आपको जैसे यूएन जेनेवा कन्वेंशन वगैरह है, तो यहाँ पर उसको साइन करने के लिए सेंटर को नहीं चाहिए स्टेट की कंकरेंस। देन दूसरा है, इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, अगर पार्लियामेंट को कुछ लॉ बनाना है तो स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए। बाकी के तीन कौन बताएगा? आप बताओगे। बाकी के तीन कौन बताएगा? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है। बहुत ही आसान है, याद रखना आर्टिकल 245 से 255 के बीच में दे रखे हैं। ठीक है। देन तो विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। देन थर्ड सवाल है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनल इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, member of cabinet or member of parliament, minister hold the office till they enjoy the confidence in the parliament, cabinet is headed by head of the state। भैया कैबिनेट को कौन हेड करता है? प्रेसिडेंट करता है या प्राइम मिनिस्टर करता है? प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है तो तीसरा गलत, एलिमिनेट कर दो। क्या बचा? ए। देर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों है? बिकॉज, क्यों है पार्लियामेंट्री सिस्टम है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड। ये तो डेमोक्रेसी है यार। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। या फिर ये है डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है, कुछ कुछ इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं। क्या क्या? पहला होता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। ठीक है। फिर नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट। रियल कौन है? पीएम। ठीक है। और क्या होता है? और क्या होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो इस तरह की देन कुछ कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में और बाकी भी होते हैं एक बार। तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में डालना कि क्या क्या होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं एक बार बताना, देखते हैं। देन पांचवा सवाल, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सी है? ऑल द पार्टीज, पार्टीज का सबका रिप्रेजेंटेशन हो, नहीं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कैन बी रिमूव बाई इट। ठीक है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, रिमूव बाय देम, गलत। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी, ये भी गलत। तो कौन सी है पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है? तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द मेन एडवांटेज, छठा सवाल, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है और क्यों इसका एडवांटेज है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव वो क्या होते हैं? दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है। कैसे? क्वेश्चन आवर्स वगैरह में मिनिस्टर्स जो है अपने ऑनरेबल, वो क्या करते हैं? लेजिस्लेचर में जवाब देते हैं। देखा होगा कभी आपने टीवी डिबेट्स में कि वो कोई भी बिल आता है तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, सारे जवाब देते हैं। तो वर्क इंडिपेंडेंटली, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। कंटिन्यूटी इन पॉलिसी, ये भी गलत है। एग्जीक्यूटिव क्या है? रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खास बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट द फेडरल कैरेक्टर। अभी फेडरल कैरेक्टर के बारे में बताया था कि फेडरल कैरेक्टर में क्या एसेंशियल है, तो फेडरल कैरेक्टर से क्या होता है? ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्डेड, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बताया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, इंडिपेंडेंट होगी जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे है? जजेस का जो टर्म है वो फिक्स है, जजेस की सैलरी फिक्स है, उनको रिमूव नहीं कर सकते आप बिना रेजोल्यूशन के लोकसभा एंड राज्यसभा में। उनको अगर रिमूव करना है तो देर आर सर्टेन ग्राउंड्स जिन पर आप उनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A constitutional government is one which, constitutional government मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, प्लेस इफेक्टिव restriction on the individual liberty in the interest of state authority। अच्छा एक बात बताओ यार, ऐसी गवर्नमेंट जो कि इंडिविजुअल, देखो दो तरह की लिबर्टी होती है, एक तो इंडिविजुअल की और दूसरी स्टेट की। अब यार स्टेट मतलब कुछ भी करे, इंडिविजुअल को लिबर्टी ना दे, मतलब किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया, तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलोगे, या फिर ऐसे ऐसी गवर्नमेंट को आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे जो कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दे और जब वो लॉ वायलेट करे तभी उसे जेल में डाले? तो ऑब्वियसली सेकंड केस में आप उसको बोलोगे ना कि हाँ यार यहाँ पर रूल के हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, ना कि एज पर विम्स एंड फेंसिस या माइट इज राइट, कि स्टेट का मन हुआ कि आज इसको डाल दिया, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे। तो ब्रिटिशर्स करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट सर्टेन प्रोसेस फॉलो करे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, या फिर कुछ रिटर्न प्रोसीजर होते हैं, लीगल मैंडेट्स होते हैं, उनको फॉलो करके गवर्नमेंट काम करे, तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली यार वही गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि स्टेट की अथॉरिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाए इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 19 होना चाहिए। ये कहाँ से पता चलता है अपने को? फंडामेंटल राइट्स। तो ये वाला करेक्ट। समझ में आया? ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है इसकी, बट आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, we adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? अच्छा, ब्रिटेन से हम कैसे डिफरेंट है, मैंने बताया था। ब्रिटेन से हम एक दो चीज़ों में डिफरेंट है। पहला तो ब्रिटेन की जो है, एक तो पार्लियामेंट सोवरेन है, वो कुछ भी कर सकती है, बट हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, बट हमारी पार्लियामेंट जो है, दे आर इट इज़ लिमिटेड। ठीक है, कैसे लिमिटेड है हमारी पार्लियामेंट? बाय जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशरी अगर कुछ पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना देती है, जैसे आपने केशवानंद भारती केस देखा होगा, तो लिमिटेड हो जाती है। फिर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से, तो इन सब से हमारी पार्लियामेंट जो है उसकी सोवरेनिटी लिमिट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में वर्क करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट से। तो आपको जो पहला वाला है कि पार्लियामेंट इंडिविजुअल लिबर्टी को महत्व देती है। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम एंड सोवरेन है। द पावर ऑफ, क्या है कि हमारा मॉडल कैसे डिफर है करता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, बट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, ये सही बात है। इन इंडिया द मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। ये बात भी सही है। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये जो चीज़ पार्लियामेंट कर रही है ये इट इज़ बियॉन्ड इट्स स्कोप, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए भेज सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? जिसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट हमारी सोवरिन इन दोनों चीज़ों से ही है। देन 2020 का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में चले, उसके हिसाब से चले, आर्टिकल। ठीक है, सेम रिपीट क्वेश्चन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स देख लो 2020-21, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिमिटेड बाय द, और ऑप्शन भी सही है डी, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 12वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन। देखो गवर्नर वाला जो है ना, ये एक बार मेंस के लिए भी काम का है कि गवर्नर एक, कई बार हो जाता है कि गवर्नर को बोलते हैं एजेंट ऑफ द सेंटर। एक्चुअली तो गवर्नमेंट क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर है, बट गवर्नर अपॉइंट जो करता है वो सेंटर करता है, और उनको रिमूव भी कौन करता है? सेंटर ही करता है। तो कई बार होता है कि गवर्नर और स्टेट के बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता है कि सीएम साहब कुछ बोल रहे हो, गवर्नर साहब उसको नहीं मान रहे। तो इसलिए काफी सारे कमीशन बने थे सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए। ठीक है, एआरसी बने, आपके राजमन्नार कमीशन थे, फिर सरकारिया कमीशन थे, फिर उसके बाद आपके पंची कमीशन थे,
ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, ऐसा बोमई केस हुआ। तो इन सब केसेस में कुछ कुछ बोला गया गवर्नर के बारे में कि गवर्नर के पोजीशन को किस तरह से आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है कि एक कमीशन था जिसने बोला कि गवर्नर जो बना रहे हो ना, वो शुड बी आउटसाइड फ्रॉम द स्टेट एंड शुड बी डिटेल्ड फिगर, मतलब वो पॉलिटिकल, उसका कोई लिंक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब पॉलिटिक्स में कोई लिंक ना हो और उसने रिसेंटली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया हो। तो किस कमीशन ने बोला था? अब देखो, जिसने पढ़ा है ना, उसको तो पता है कि हाँ यार, चारों कमीशन में से कुछ ने बोला होगा, बट दिस इज अ सरकारी कमीशन, 1983 में बना था। इन्होंने बोला था कि गवर्नर ऐसे बनाओ जो कि डिटेल्स फिगर हो, मतलब पॉलिटिक्स से, और दूसरी बात, उनका जो है वो बाहर के हो। ठीक है, इन्होंने आर्टिकल 263 के बारे में भी बताया, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में भी बनाया बताया कि इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए ताकि सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन रहे। तो वो किसके अंतर्गत बनी? आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, तो गवर्नर का जब भी आता है ना, तो सरकारी कमीशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कमीशन अबाउट द गवर्नर। बाकी सारे जो कमीशन है ना, इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कुछ कुछ बताया जो कि मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। आई थिंक प्रीलिम्स के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस और उसके आगे का। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आराम से पढ़िए।